ओके, सो वेरी गुड इवनिंग गाइस। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डेप्रिसिएशन चैप्टर स्टार्ट करा था और लास्ट क्लास में हमने डेप्रिसिएशन का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट देख लिया था और मैंने आपको बहुत डिटेल में जाकर समझाया था कि ये डेप्रिसिएशन एक्चुअली है क्या, क्या किस बला का नाम है। ठीक है, कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन और उसकी थ्योरी मैंने आपको बताया था। तो आपको दो तरीके से डेप्रिसिएशन को याद रखिएगा, तो आप डेप्रिसिएशन के बारे में कभी भी भूलेंगे नहीं। पहला तो ये आपके फिक्स एसेट की बुक वैल्यू में रिडक्शन लाता है। दूसरा, डेप्रिसिएशन होता क्या है, जो एसेट की टोटल कॉस्ट है उसको हम उसके एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वो डेप्रिसिएशन होता है। ये दो चीज़ें याद रखिएगा, आप कभी डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट से भटकेंगे नहीं थ्योरेटिकली। चल नाउ हम मूव करते हैं अपने थोड़े प्रैक्टिकल पार्ट्स पे। पहले हम ये देख लेते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। अगर मैं मेथड्स देखने जाऊं तो मेथड्स बहुत सारे हैं, 10 11 12 तरीके के अलग अलग मेथड्स है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के। लेकिन जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो हम फॉलो करते हैं, जिसके बेसिस पर हम अकाउंटिंग करते हैं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली दो तरीके के मेथड्स को फॉलो करने को बोलता है। कौन कौन सा मेथड है? पहला है हमारा मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा हमारा मेथड कौन सा है? रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये दो मेथड है हमारे, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इनके और भी नाम है। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम लोग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। अभी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड लिखा हो तो मतलब वो स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है। इसका एक और नाम होता है क्या? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक, वैसे ही रिटन डाउन वैल्यू मेथड जो होता है, इसके भी दो नाम हैं। एक तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड, एक और आता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या कभी कभी और इसको थोड़ा और अच्छी इंग्लिश वाले डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोल देते हैं। अब हम गरीब लोग तो हम लोग रिटन डाउन वैल्यू मेथड ही बोलते हैं, है ना। अंग्रेजी ज़्यादा अपने को आती नहीं है तो इसलिए रिटन डाउन वैल्यू मेथड बोल देते हैं। जिनको ज़्यादा अच्छी इंग्लिश आती है वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अरे मतलब तो सेम है ना यार, क्यों दिमाग खाते हैं पता नहीं। चलिए, अब सर ये है क्या? नाम तो आपने बता दिया, अब ये है क्या? सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, उससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको बोला कॉस्ट ऑफ द फिक्स एसेट। एक फिक्स एसेट है हमारा, कुछ भी होगा, बिल्डिंग होगा, मशीन होगा, उसका जो कॉस्ट है वो आपका 1 लाख है। दोनों केसेस में ले लेते हैं कॉमन। यहां पर आपको बोला डेप्रिसिएशन जो है 10% पर एनम लगाना है। यहां पर भी आपको डेप्रिसिएशन पर एनम 10% पर एनम। लेकिन फर्क क्या है? दोनों में मेथड अलग अलग है। यहाँ स्ट्रेट लाइन मेथड है, यहाँ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। सो याद क्या रखेंगे जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं? तो आपको याद क्या रखना है? दैट डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर। तभी इसका नाम क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। क्यों ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है? बिकॉज हम जो डेप्रिसिएशन है हर साल ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर लगाते हैं। साल कोई सा भी हो, ईयर 1 हो, ईयर 2 हो, ईयर 3 हो, साल कोई सा भी हो, हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किस पे करेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट पे। सर मतलब थोड़ा सा एग्जांपल से समझाओ। आपने परचेज करा ईयर 1, ठीक है, कितने का था? 1 लाख। जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे कितना बोला? 10%, तो 1 लाख का 10% कितना आ गया? 10,000। मतलब नेक्स्ट ईयर आपके इस एसेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90,000, क्योंकि 10,000 से रिड्यूस हो गया। तो ईयर 2 में अब आपका वैल्यू कितना हो गया? 90,000। अब ईयर 2 में जब मैं फिर से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा, कितना परसेंट? 10%। लेकिन ये 10% में 90,000 का नहीं कैलकुलेट करूंगा, 1 लाख का ही कैलकुलेट करूंगा, ओरिजिनल कॉस्ट। तो अगेन यहां पर मैं 1 लाख का
10% कैलकुलेट करूंगा, 10,000। तो मेरा जो ईयर 3 होगा उसमें मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा, 80,000। अब ईयर 3 में जब मैं फिर से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा तो अब 80,000 पे नहीं करूंगा, अगेन किस पे करूंगा, 1 लाख के ऊपर 10%। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर। तो चाहे ईयर कोई सा भी हो, ईयर कोई सा भी हो, जो कैलकुलेशन होगा डेप्रिसिएशन का वो ओरिजिनल कॉस्ट पर ही होगा, ओरिजिनल कॉस्ट पर ही होगा, ओरिजिनल कॉस्ट पर ही होगा। माइनस इसमें से करते हैं लेकिन कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन का ओरिजिनल कॉस्ट पर होता है। देखो फर्स्ट ईयर में मैंने 1 लाख से माइनस किया, दूसरे ईयर में मैंने 90,000 में से माइनस करा, तीसरे में से 80,000 में से माइनस करा। तो माइनस तो इसमें से ही करेंगे जो वैल्यू बनकर तैयार हुई है, लेकिन जब आप डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करोगे, इसलिए मैंने क्या लिखा, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर। इसलिए इस मेथड का जो नाम है वो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। समझ में आया? अच्छा सर, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो ये नाम कैसे पड़ा, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड? ये देखो डेप्रिसिएशन हर साल कितना लग रहा है, सेम। मतलब जो डेप्रिसिएशन का इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ रहा है वो हर साल सेम है, इसलिए इन्होंने क्या बोला, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। एक बार कैलकुलेट कर लिया वही हर साल लगता जाएगा, क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करोगे भी तो उतना ही अमाउंट आएगा, बिकॉज ओरिजिनल कॉस्ट तो चेंज होने नहीं वाली। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब क्या, एक बार जो खर्चा कर दिया वो तो चेंज होने नहीं वाला, इसलिए इसका नाम क्या है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिर क्वेश्चन आता है, सर इसका नाम स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों है? अरे दादा, जब ये डेप्रिसिएशन के अमाउंट को आप ग्राफ पे शो करोगे, ईयर अमाउंट, तो ईयर 1 में भी सेम अमाउंट, ईयर 2 में भी सेम अमाउंट, ईयर 3 में भी सेम अमाउंट। तो जब आप ग्राफ बनाओगे और ग्राफ का लाइन खींचोगे तो सारे स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा पूरा का पूरा, इसलिए नाम क्या पड़ा, स्ट्रेट लाइन मेथड। समझ में आया? 100 बातों की एक बात, जो ये मैंने ग्रीन कलर में लिखा है वही इंपॉर्टेंट है। इन दिस मेथड we calculate depreciation every year on the original cost, खरीदी वाली प्राइस पर। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, खरीदी वाली प्राइस, ओरिजिनल प्राइस पर। ठीक है, अब आते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब जब मैंने इतना बोल दिया है तो तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होगा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड नाम ही क्यों पड़ा, इसलिए क्योंकि जो बैलेंस रिड्यूस होकर आया है उसके ऊपर आप लगाओगे। मतलब क्या, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू आफ्टर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। मतलब डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद जो वैल्यू राइट डाउन हो गई है, रिड्यूस हो गई है, उसके ऊपर कैलकुलेट करोगे डेप्रिसिएशन। मतलब ईयर 1 मेरा जो अमाउंट था, कॉस्ट था 1 लाख था, तो मैं जब ईयर 1 में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा, इसका 10% कैलकुलेट करूंगा, नेक्स्ट ईयर में मेरा वैल्यू जो हो जाएगा वो 90,000 हो जाएगा। तो ये जो 90,000 आया ना, इसको हम बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू, राइट डाउन करने के बाद जो वैल्यू आता है उसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या बोलता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं लगाने का है, किस पे लगाने का है, जो रिटर्न डाउन होकर आया है दैट इज 90,000, इसके ऊपर लगाने का है। अब आपका ईयर 3 में वैल्यू कितना हो जाएगा, 81,000। तो अब नई रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आ गई, 81 ईयर 3 में। नेक्स्ट ईयर आप इसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे 81,000 पर, सो ऑन चलता जाएगा। ये समझ में आया? समझ में आया? तो ये डिफरेंस है। सो आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा,
आपको ध्यान से पढ़ना है कि मेथड कौन सा दिया हुआ है, वेदर इट इज गिवन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक, चलिए पानी पी लूं मैं। स्टूडेंट्स मे आई ड्रिंक वाटर? मजा आ गया। चलिए अब बात आती है, सर ये तो आपने कैलकुलेशन बता दिया, मेथड बता दिया कि दो मेथड है, दोनों में से कोई एक मेथड हो, हम कौन सा लगाएंगे? जो क्वेश्चन में बोला होगा। सर अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो ऐसा होगा ही नहीं, दिया होगा। ठीक है, अब ओके सर मेथड भी समझ में आ गया, लेकिन सर इस चैप्टर में करना क्या है? क्या हमें यही कैलकुलेट करना है, डेप्रिसिएशन ही कैलकुलेट करना है? नहीं, डेप्रिसिएशन का एसेट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है वो आपको करना है। मींस इस चैप्टर में हम सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना नहीं सीखेंगे, हमें बनाना है फिक्स्ड एसेट का अकाउंट, लेजर बनाना है फिक्स्ड एसेट्स का, कि वो जो फिक्स्ड एसेट है उसके ऊपर जब डेप्रिसिएशन लगेगा, एक एसेट खरीदा, डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, फिर और एडिशन कर सकते हैं, फिर क्या डेप्रिसिएशन लगेगा, फिर कभी एसेट को बेच देते हैं तो क्या होगा, ये सारी चीजें, मतलब आपको बेसिकली इस चैप्टर में फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना सीखना है। ठीक है, तो मैं आपको फिक्स्ड एसेट्स सिर्फ एक ग्लिम्स के लिए मैं बता रहा हूं कि अभी फिक्स्ड एसेट्स में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, फिर हम उसको स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट कैसे बनेगा? लेजर की तरह। लेजर का फॉर्मेट कैसा होता है? वो जो कैश बुक में हमने सीखा था, डेबिट और क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड और इस तरफ क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट। सर ये तो हम लेजर ही बना रहे हैं ना, तो एलएफ क्या? अरे जेएफ आएगा, ओके सॉरी, मैं चेंज कर देता हूँ, जेएफ आएगा। मैं थोड़ा जज्बाती हो जाता हूँ ना, कैश बुक याद आ गई थी मुझे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता मैं, क्योंकि मज़ा आने वाला है ना ये डेप्रिसिएशन चैप्टर में। जेएफ, जर्नल फॉलियो। हम जर्नल में लेजर का फॉलियो लिखते हैं और लेजर में जर्नल का फॉलियो लिखते हैं, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से अकाउंट हमें दिखने लगेगा, जो आपको आपकी कॉपी में बनाना है। तो अभी तो मैं सिर्फ छोटा सा अकाउंट बना रहा हूँ, ये बनेगा बहुत बड़ा। क्यों बड़ा बनेगा? बिकॉज हमें एक साल का अकाउंट नहीं बनाना है, हमें 2, 3, 4 सालों का अकाउंट बनाना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन में कितने साल आपको बोले। तो इसको भी थोड़ा रंग बिरंगा कर देते हैं। कौन सा कलर करें? ये करें क्या? हाँ ये अच्छा लग रहा है। चलिए, सो अब गाइस मुझे आपसे ये जानना है कि मुझे ये बताइए कि एसेट के साथ क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकता है, मतलब एक एसेट्स क्या आप क्या क्या कर सकते हो अपने बिजनेस में? सर परचेज कर सकते हैं, सर डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं, सर सेल कर सकते हैं। सर सेल होगा तो जब भी सेल होगा तो प्रॉफिट भी हो सकता है, सेल के कारण लॉस भी हो सकता है। इसके अलावा और कुछ फिक्स्ड एसेट्स के साथ हो सकता है? नहीं, ट्रांजैक्शन तो और कुछ नहीं हो सकता, या तो खरीदोगे या तो बेचोगे या तो डेप्रिसिएशन लगाओगे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ट्रांजैक्शन तो और कुछ नहीं होगा, लेकिन ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है, क्योंकि हर लेजर में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होते ही है। सो इस पूरे चैप्टर में हमको कुल मिला के ये 6 चीजें ही करनी है, 5-6 चीजें, लेकिन बार बार करनी है। ठीक, तो अब पहले रटवा देता हूं फिर कॉन्सेप्ट बताता हूं, पहले रटवा देता हूं फिर कॉन्सेप्ट बताता हूं। क्या रटना है अपने को? 2 साइड है, डेबिट साइड और दूसरा कौन सा साइड है? क्रेडिट साइड। तो गाइज फिक्स्ड एसेट जो है अपना एसेट है, और हमें पता है एसेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। तो इनमें से जो भी ट्रांजैक्शन है जिसके कारण आपका एसेट का वैल्यू बढ़ेगा उसे डेबिट में लिख दो, और कम होगा तो क्रेडिट में लिखो। अब ओपनिंग बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस है,
तो इसलिए डेबिट साइड पर। परचेज करेंगे तो एसेट का अकाउंट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा तो परचेज को भी आप डेबिट साइड पर लिख दीजिए। डेप्रिसिएशन लगाने से बढ़ेगा कि कम होगा? कम हो जाएगा, इसलिए क्रेडिट साइड पर लिखेंगे डेप्रिसिएशन। सेल करने से कम होगा तो वो भी क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे। और सेल करने से अगर प्रॉफिट हुआ तो बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा, प्रॉफिट से बढ़ेगा, तो प्रॉफिट को डेबिट साइड पे दिखा देंगे और लॉस हुआ तो क्रेडिट साइड पे दिखा देंगे। और फिर आपका क्लोजिंग बैलेंस हमेशा ऑपोजिट साइड पर आता है, आपको पता है। मतलब हमारे इस अकाउंट में डेबिट साइड पे हमें ये 3 चीजें दिखाई देंगी, क्रेडिट साइड पर ये 4 चीजें दिखाई दे सकती है। ठीक है? ठीक है, तो मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन करके बताता हूं जिसमें अभी हम सेल को इंक्लूड नहीं करते, एक नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको बोला, ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने एक मशीन खरीदी। कब खरीदी? 1 अप्रैल 17 पर। और एक और मशीन खरीदी, मतलब उसी में हमने एक्सटेंशन किया। कब करा? 1 अक्टूबर 2018 पर। तो बोल रहा है मशीन अकाउंट बनाओ। कब तक का बनाना है? जब से खरीदी है तब से लेकर 31 मार्च 2020 तक का। और डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड पे लगाना है 10%। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा सबसे पहले तो फॉर्मेट बना लेना। और क्योंकि 4 सालों का अकाउंट बनने वाला है, लंबा चाहिए रहेगा हमें, एक पेज पूरा आपका यूज हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक काम और कर लीजिएगा। अभी तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। पर हम अभी से आदत डाल देंगे कि वर्किंग नोट में हम लोग क्या करेंगे, टाइमलाइन बना लेंगे। एक टाइमलाइन बनाने से फायदा सिर्फ ये होता है कि हमको पता चल जाता है कि किस डेट पर हमने क्या किया है। ठीक है, अब देखो टाइमलाइन जो बनेगी ना, ये जो मैं टाइमलाइन बता रहा हूँ वो मेरा तरीका है। जो मैं टाइमलाइन बता रहा हूँ वो मेरा तरीका है, किसी और का नहीं है। ठीक है, इस टाइमलाइन को मैं थोड़ा सा और इजी बना दूंगा आपके लिए। बाकियों को मैं बड़ा डिटेल में समझाता हूँ, टाइमलाइन आपको बड़ा इजी समझा दूंगा। तो ये जो है वर्किंग नोट का पार्ट है, इस पे आपको मार्क्स नहीं मिलते। बट ये मैं क्यों बनवाता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लगने लगता है, समझ में आ जाता है कौन सी डेट को कौन सा ट्रांजेक्शन हो रहा है। अब ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें 2 ही ट्रांजेक्शन हो रहा है। लेकिन जब आगे क्वेश्चन आएगा, आप एक मशीन खरीदोगे, दूसरी मशीन खरीदोगे, दूसरी का आधा पार्ट सेल कर दोगे, फिर तीसरी मशीन खरीदोगे, तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो इसलिए तब हमें ये टाइमलाइन काम आती है। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले तो ये देखो आपका ईयर कौन सा चल रहा है, अप्रैल टू मार्च चल रहा है या जनवरी टू दिसंबर। तो हमें एक चीज पता है, बोल रहा है कि मार्च में बनाओ, मीन्स अप्रैल टू मार्च चल रहा है। उसके बाद आप क्या देखेंगे, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, शुरुआत हुई है 2017 से। तो आप क्या करेंगे, यहां पे लिख लेंगे 1 अप्रैल 2017। फर्स्ट अप्रैल 2017। इस पे हमने क्या करा है, परचेज। और मशीन का नाम दे देंगे ए, क्योंकि 2 मशीन खरीदे हैं हमें पता है, तो नाम दे देते हैं ए। उसके बाद हमने क्या करा है, कुछ नहीं। तो हमें कब तक का अकाउंट बनाना है, 31 मार्च। तो मैंने 1 अप्रैल से शुरू करा। मेरा पहला ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 2018। ये मेरा ईयर 1 है, यहां मेरा ईयर 1 हो गया। आप भी अपनी कॉपी में ऐसे अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ये ईयर 1 कंप्लीट हो गया। ईयर 2 कब कंप्लीट होगा, 31 मार्च 2019। ये ईयर 2 कंप्लीट हो गया। और उसके बाद कौन सा ईयर आएगा, 31 मार्च 2020। बस यहीं तक ही जाना है। तो 4 सालों का नहीं, 3 सालों का अकाउंट बनाना है हमें। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ये टाइमलाइन बना ली। टाइमलाइन से पता चल गया कि 3 साल बनने हैं। अब क्या करा मैंने, 1 अप्रैल को खरीदा,
फिर अगला ट्रांजैक्शन मैंने कब किया है, अगला ट्रांजैक्शन करा है मैंने 1 अक्टूबर 2018। तो ये 1 अक्टूबर 2018 कब पड़ेगा, ये ईयर 1 में पड़ेगा या ईयर 2 में आएगा, ईयर 2 में आएगा। तो मैं ईयर 2 में यहां लिख लूंगा 1 अक्टूबर 2018। क्या करा है मैंने, एक और मशीन खरीदी है, परचेज ए एंड परचेज बी, ठीक है। नाउ और कुछ किया है क्या क्वेश्चन में, नहीं। अब क्या करना है, आपको डेप्रीसिएशन लगाना है। एंड आप एक चीज याद रखिएगा, डेप्रीसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, डेप्रीसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द ईयर। डेप्रीसिएशन हमेशा हम साल के एंड पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो हर साल के एंड में डेप्रीसिएशन कैलकुलेट होगा। अब ईयर 1 में एंड में आए, यहां पर कितनी मशीन है हमारे पास, एक ही मशीन है, ए वाली। तो मैं यहां लिख लूंगा शॉर्टकट में डेप ए, कितने महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा, पूरे साल का लगेगा। क्यों, क्योंकि मैंने 1 अप्रैल खरीदी है और पूरे साल यूज करा है, तो डेप्रीसिएशन भी पूरे साल का लगेगा, 12 मंथ्स। अब मैं ये क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि कोई एसेट आपने साल के बीच में खरीदा हो, तो अगर साल के बीच में खरीदा है तो उस पर उतने महीने का ही डेप्रीसिएशन लगेगा जितने महीना आपने यूज किया है। पर क्योंकि समझो यही वाला जो एसेट है, ए वाला एसेट, मैंने 1 जुलाई को खरीदा होता, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो यहां पर मैं डेप्रीसिएशन ए और 9 मंथ्स लिखता। पर क्योंकि मैंने 1 अप्रैल को ही खरीदा है तो पूरे एक साल का लग रहा है। अब सेकेंड ईयर में आया, अगेन ईयर एंड में डेप्रीसिएशन लगाना है। अब कितने एसेट्स पड़े हैं मेरे पास, कितनी मशीन है, 2 मशीन, ए मशीन भी है, बी मशीन भी है। तो मैं यहां लिख लूंगा डेप ए कितने महीने यूज करी, पूरा साल यूज करा, क्योंकि वो तो पिछले साल ही खरीद चुके हैं, मतलब पूरा साल ही यूज हुआ होगा। और जो बी मशीन है, इसको कितने महीने यूज करा, ये आपने अक्टूबर में खरीदी है, तो जब से आपने यूज करना शुरू करा है तब से आपका डेप्रीसिएशन लगेगा। तो अक्टूबर में खरीदी है और 1 अक्टूबर है, तो अक्टूबर पूरा काउंट होगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए, 6 मंथ। तो बी वाली मशीन पर 6 मंथ्स का डेप्रीसिएशन लगेगा। ये लिखने से क्या होता है, थोड़ा हमें बार बार क्वेश्चन को देखना नहीं पड़ता, एक बार क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है। ये अभी हमको लग रहा है टाइम, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमें वो फटाफट होता जाएगा। अब ईयर 2 खत्म हो गया, अब ईयर 3 में कितनी मशीन है आपके पास, ईयर 3 के एंड पे अगेन 2, तो आप डेप्रीसिएशन लगाओगे। ए वाली मशीन कितने महीने यूज करी, पूरा साल। बी वाली मशीन कितने महीने यूज करी, पूरा साल, है ना, क्योंकि खरीदी पिछले साल थी, तो ये वाला तो पूरा साल यूज होगा, तो 12। सो इस वाले साल में हमने 6 महीने का लगाया, लेकिन इस वाले साल में हमने 12 महीने, क्योंकि पूरा साल यूज करा। यहां क्यों 6 महीने लगा, क्योंकि ये इसी साल में खरीदा था, साल के बीच में खरीदा था, इसलिए जितने महीने यूज करा उतने महीने का डेप्रीसिएशन लगाया। ये समझ में आ गया, हर्षल, अंशिका, महक, दिव्या, सबको समझ में आया? सर एक बार फिर से समझा दो। कहाँ पे दिक्कत गया बेटा? चलिए बी वाले से मैं पूरा ही बता देता हूँ। मैंने आपको क्या बोला, डेप्रीसिएशन एंड ऑफ द ईयर पे लगेगा। दूसरा चीज, डेप्रीसिएशन उतने ही मंथ्स का लगेगा जितने मंथ्स आपने यूज किया है। क्यों? क्योंकि यहां एक वर्ड दिया हुआ है पर एनम, मतलब ये 10% जो डेप्रीसिएशन लग रहा है ये पूरे साल का है। तो अगर मैं पूरे साल यूज नहीं कर रहा हूं तो जितने महीने यूज करूंगा उतने महीने का डेप्रीसिएशन लगाऊंगा। सो आपको डेप्रीसिएशन आप लगाते क्यों, यूज के कारण ना, तो जितना यूज करोगे उतना डेप लगाओगे। तो पहले वाले साल में मेरे पास एक ही मशीन थी और वो मैंने 1 अप्रैल को खरीदी थी, मतलब पूरे 12 महीने यूज करे तो पूरे साल का डेप्रीसिएशन। सेकेंड वाले साल में मैंने एक और मशीन खरीद ली, उसको मैंने नाम दे दिया बी। सो यहाँ पर जब मैं डेप्रीसिएशन लगाऊंगा तो 2 पे लगाऊंगा। अब ए तो पुरानी मशीन है, मतलब ये पूरा यूज हुआ होगा 12 महीने, लेकिन बी इसी साल में खरीदी है, तो आपको डेट देखना पड़ेगा कब खरीदी है।
जिस डेट से वो खरीदी है वहां से लेकर ईयर एंड तक आप कैलकुलेट कर लो तो आपको पता चल जाएगा कितने महीने आपने यूज करा है। सो बी वाले पे 6 मंथ्स को यूज करा है तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। और थर्ड वाले ईयर में तो ये दोनों ही मशीन पुरानी मशीन है, तो ऑब्वियस सी बात है इस साल पूरा यूज किया होगा, इसलिए दोनों पे 12-12 महीने का डेप लगा। ठीक है, चलिए अब इसको बनाएंगे। ये तो हो गया क्लियर। अब सॉल्व कैसे करेंगे, हम इस डेट से शुरुआत करेंगे। 1 अप्रैल 2017 खरीदा है। खरीदा है तो एसेट का वैल्यू इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड पे लिखेंगे कि क्रेडिट साइड पे लिखेंगे? डेबिट। डेबिट साइड पे। और खरीदा है तो पैसा गया होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1 अप्रैल 2017 डेबिट साइड पे लिखेंगे। क्यों डेबिट साइड पे लिख रहे हैं हम लोग? हाँ, क्यों डेबिट साइड पे लिख रहे हैं हम लोग? क्योंकि हम खरीद रहे हैं। सो क्योंकि मैं खरीद रहा हूं इसलिए डेबिट साइड पे लिखा। क्या लिखूंगा? टू बैंक अकाउंट, और आगे आप नाम भी लिख लीजिए ए, तो आपको इजी होगा। कितने में खरीदा था हम लोगों ने? 50,000 में खरीदा था। 50,000। ठीक है, तो पहले साल में अपन ने ये कर लिया। और कुछ किया क्या फर्स्ट ईयर में? नहीं। अब ईयर एंड पर आएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन से वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, इसलिए हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। कौन सी डेट पे? ईयर एंड पे, 31 मार्च 2018। क्या लिखूंगा? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, नाम दे दो ए। कितना परसेंट लगाओगे? 10%। कितने मंथ्स का? पूरे साल का। तो 50,000 के ऊपर पूरा 10%, 5,000। तो अब साल के एंड में और कुछ किया नहीं, तो हमें पता है हमें लेजर को बैलेंस करना पड़ता है, दोनों साइड टोटल लाना है। तो डेबिट साइड का टोटल 50,000 है, क्रेडिट साइड का टोटल 5,000 है। तो 31 मार्च 2018 पर यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस सी बाय डी। यहाँ पे लिख लेंगे ए, ये ए का ही बैलेंस है। एक मिनट दिव्या, तो 45,000। हाँ दिव्या बोलो। डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट क्यों लिखा है? क्योंकि हमने जब परचेज किया होगा तो जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं? अगर मैंने मशीन खरीदी तो जर्नल एंट्री पास क्या होती है? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। ठीक, तो यहाँ मैं कैश भी लिख सकता था क्योंकि क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, बट क्योंकि बैंक ज़्यादा बेटर लगा तो मैंने बैंक लिखा। आप कैश लिखना चाहो तो कैश लिख सकते हो। और लेजर बनाते वक्त हम हमेशा ऑपोजिट नेम लिखते हैं। आप फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट बना रहे हो ना, मशीन का अकाउंट बना रहे हो ना, तो मशीन के अकाउंट में आप मशीन का ही नाम क्यों लिखोगे? आप तो वो लिखोगे ना जो दे रहे हो। आपने क्या दिया? पैसा दिया, इसलिए आपने टू कैश यहाँ बैंक अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो लेजर जब हम बनाते हैं, जब हम किसी का अकाउंट बनाते हैं तो हम हमेशा ऑपोजिट नेम लिखते हैं, ऑपोजिट नेम, ताकि हमें ये पता चले कि अगर मैं मशीन देख रहा हूं तो ये मशीन में जब डेबिट हुआ है तो क्यों हुआ है। ऐसे ही इधर मैंने डेप्रिसिएशन लिखा है कि मशीन का वैल्यू अगर कम हो रहा है तो क्यों कम हो रहा है, इसलिए हम ऑपोजिट नेम लिखते हैं। इज इट क्लियर? सबको क्लियर है? दूसरी बात, अब आप क्या करेंगे? यहां पर टोटल लगाएंगे। गाइस मैं जो बोल रहा हूं ना बड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं और 11th में हर छोटी छोटी चीज के मार्क्स होते हैं। दोनों साइड का टोटल लगाया। ध्यान क्या रखना है कि जो टोटल है वो सेम लाइन में होना चाहिए। ऐसा नहीं करना कि इसका टोटल यहां पे लगा दिया और इसका टोटल यहां पे लगा दिया, नहीं। टोटल इज ऑलवेज इन द सेम लाइन। एक साइड अगर बड़ा हो जाता है कोई बात नहीं, दोनों साइड का टोटल हमेशा सेम लाइन में होना चाहिए। ये देखो सेम लाइन में। ठीक है, इसका टोटल, डेबिट का टोटल मैं यहां भी लगा सकता था, पर क्योंकि ये वाला साइड आगे एक्सटेंड हो रहा है मैंने दोनों को सेम लाइन में लिखा है। ये समझ में आया? दूसरी चीज क्या ध्यान देना है, जब आप टोटल करोगे टोटल के नीचे डबल अंडरलाइन करेंगे। डबल अंडरलाइन करेंगे। डबल अंडरलाइन ये रिप्रेजेंट करता है कि ये फाइनल टोटल्स है। ठीक है, डबल अंडरलाइन करेंगे। समझ में आ गया? चलिए,
सो पहला ईयर कंप्लीट। पहले ईयर में हमने क्या किया, परचेज किया, डेबिट साइड पे लिखा, डेप्रिसिएशन लगाया, क्रेडिट साइड पे लिखा, और कुछ किया नहीं था, बैलेंस कर दिया। तो बैलेंस पता चल गया 45,000 और टोटल लगा दिया। ठीक, तो पहला ईयर कंप्लीट, ये फर्स्ट ईयर हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड ईयर में आएंगे। सेकेंड ईयर में यहां देखने से पहले ये क्लोजिंग बैलेंस को अपने नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बना लेंगे। तो जिस साइड क्लोजिंग बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस उसके ऑपोजिट साइड पर आ जाएगा इधर। अब डेट कौन सी आएगी, 1 अप्रैल 2018। ये आपने 31 मार्च 2018 पे खत्म करा था, तो नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 18 से शुरू होगा। और आप यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बी बाई डी। जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसके साथ बी बाई डी लिखते हैं, जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसके साथ सी बाई डी लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब ये ए का है, कितना बैलेंस था, 45,000। यहाँ पे किसी को डाउट नहीं। चलिए, फिर हमने आगे क्या किया सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में हमने 1 अक्टूबर को मशीन परचेज करा। परचेज करने से मशीन का बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा, अंशिका? बढ़ेगा, है ना। बढ़ेगा तो हम कौन सी साइड लिखेंगे, डेबिट साइड पर। यहाँ पे लिखेंगे 1 अक्टूबर 2018। अगेन टू कैश, यहाँ बैंक अकाउंट, हम बैंक अकाउंट की आदत डालते हैं। और यहाँ पे लिख लेंगे बी, क्योंकि ये मशीन बी है, आइडेंटिफाई हो सके इसलिए हम ए और बी लिखते हैं। कितने में खरीदी थी, देखें ऊपर लिखा है क्या, मैंने अमाउंट ही नहीं दिया आपको। वाओ, और रुपीज 30,000 कर लेते हैं। तो ये बी की मशीन की वैल्यू होगी 30,000। चलिए, ये वाला कांड हो गया। अब और कुछ किया क्या इस साल में, नहीं किया। ईयर एंड पर आएंगे, क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन लगाएंगे। पर याद क्या रखना है, डेप्रीसिएशन दोनों, दो एसेट्स हैं दोनों का लगाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च 2019। ये डेट का कंफ्यूजन नहीं होता है टाइमलाइन बनने से, देखो लिखा हुआ ऑलरेडी डेट। क्या बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर 18 लिखें 19 लिखें, ये टाइमलाइन में सब लिखा रहता है, इसलिए मैं टाइमलाइन बनाता हूँ। दो मशीन है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहाँ पर दोनों का अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, ए और बी। हम चाहते तो दोनों को जोड़कर भी कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन दो कारण है कि मैं दोनों का अलग अलग कैलकुलेट मेंटेन कर रहा हूँ। पहला कारण तो ये है कि जो ए वाली मशीन है उस पर 12 महीने का लगना है और बी पे 6 मंथ्स का लगना है, पहला रीज़न। दूसरा ये रीज़न है कि जब आगे क्वेश्चन एडवांस्ड हो जाता है तो हम ए बी में से कोई एक मशीन सेल भी कर देते हैं। तो जब सेल करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हमें ये उस मशीन का वैल्यू और उस मशीन का डेप्रिसिएशन काम आता है, इसलिए हम शुरुआत से ही अलग अलग मेंटेन करके चलते हैं। ठीक, चलिए, तो ए का डेप्रिसिएशन कितना लगा, आप चाहो तो इनर कॉलम में लिखकर बाहर टोटल आउटर कॉलम में लिख दो, या आप डायरेक्ट आउटर कॉलम में भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी आदत है इनर कॉलम में लिखने की। तो ए वाली मशीन, गाइस कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, सिंगल लाइन। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट होता है, ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट। मतलब क्या, जब मैं ए का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा ना, 45 पे नहीं करूंगा, 50 पे ही करूंगा। भले ईयर 2 है लेकिन किस पे करूंगा, 50 पे, हर साल 50 पे ही। तो मैं कैलकुलेट करूंगा 50,000 इंटू 10%, और पूरे साल का ही कैलकुलेट करना है तो कोई दिक्कत नहीं, 5,000 आ गया। अब बी का जब आप कैलकुलेट करोगे तो बी की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, वो 30,000 है, क्योंकि वो इसी साल खरीदा है। तो 30,000 इंटू कितना परसेंट, 10%, और इंटू 6/12, क्योंकि 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना। ये सबको समझ में आ गया ना, मुंडी भी हिला सकते हो, वीडियोस ऑन रखने का यही फायदा है। ठीक, तो क्योंकि 6 महीने का था इसलिए 6 महीने का कैलकुलेशन किया, 1500। और इन दोनों का मैं टोटल यहां पे लिख दूंगा 6,500।
आप चाहते, अगर आपको ये इतना लफड़ा नहीं पसंद है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको मना करने वाला नहीं है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, जैसा इच्छा हो। मेरी आदत थोड़ी ऐसी टाइप की है तो इसलिए मैं ऐसे लिख लेता हूँ, पर आपको जो इजी लगे, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आप कर लेना। अच्छा, तो हमने क्या करा, ईयर 2 में ओपनिंग बैलेंस लिख लिया था, परचेज कर लिया, डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब कुछ बचा क्या? नहीं। जब किसी लेजर में कुछ नहीं बचता है तो अब आपको क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करने। तो आप 31 मार्च 2019 तो अगेन आप कैलकुलेट करोगे बाय बैलेंस सी बाय डी। और आप सारी चीजें अलग अलग मेंटेन कर रहे हो ना, तो अलग अलग ही मेंटेन करो। अब ए का वैल्यू कैसे आएगा? ए के वैल्यू में से ए का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो ए का बैलेंस आ जाएगा, बी की वैल्यू में से बी का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो बी का वैल्यू आ जाएगा। सो कैसे आएगा वैल्यू हमारा? 45,000 में से 5,000 माइनस कर दो तो ए का वैल्यू आ गया, और 30,000 में से 1,500 माइनस कर दो तो बी का वैल्यू आ जाएगा। टोटल बैलेंस जो बचेगा वो 68,500 बच जाएगा। और फिर अगेन आप टोटल लगा दीजिए। सॉरी, total should be in the same line, total should be in the same line। दोनों साइड का टोटल हमेशा सेम होना चाहिए, यही अकाउंट्स का रूल है, डेबिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट। दोनों साइड का टोटल 75,000 डन। कोई डाउट सेकेंड ईयर में? नहीं। अब ईयर 3 में आएंगे। हाँ बेटा, जब हम ये 2019 का जो आपने लास्ट में लिखा है बाय बैलेंस सीडी, हाँ वो हम सिंपल मेथड से नहीं निकाल सकते, मतलब 6500 और डेबिट साइड का टोटल निकाल के फिर माइनस करें? हाँ ये बिल्कुल ए लिख और सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो कि आप इस साइड का टोटल कर लो, उसमें से 6,500 माइनस कर लो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन बेटा हम अलग अलग मेंटेन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जब हमारा एडवांस्ड होगा तो इसमें से कोई एक मशीन सेल करोगे आप, तो उसका पर्टिकुलरली उसका वैल्यू चाहिए रहेगा हमें। तो अगर तुम ये अलग अलग कैलकुलेट नहीं करोगे तो तुम्हारे पास 68,500 रहेगा और इसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं रहेगी तुम्हारे पास। फिर क्या करना पड़ेगा, जिस दिन तुम सेल करोगी उस दिन ना तुम्हें फिर वर्किंग नोट्स में कैलकुलेशन करना पड़ेगा पूरा, कि ए का वैल्यू कितना था, ए का डेप्रिसिएशन माइनस करके ए का फाइनल वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट्स में इतनी मेहनत करें, इससे अच्छा शुरुआत से ही अगर हम करते आए तो हमें कैलकुलेशन में आगे जाके ईजी पड़ जाएगा। बट जो तुम बोल रही हो वो बिल्कुल कर सकते हैं, वैसे भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या थोड़ा कैलकुलेशन में इजी पड़े, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप और सेपरेटली मेंटेन करके चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब थर्ड ईयर में आए। अब थर्ड ईयर में जाने से पहले इस क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस बनाएंगे। तो यहाँ डेट थी 31 मार्च 2009, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अप्रैल 2019 टू बैलेंस बी बाय डी, ए एंड बी दोनों की वैल्यू चाहो तो आप डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख लो, अगर आपको टोटल लगाने में दिक्कत जा रही है कि यार सर एक और मेहनत बचा लो तो आप ऐसे लिख लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सो हमने ओपनिंग बैलेंस बना लिया। अब क्या करेंगे, देखें थर्ड ईयर में कुछ खरीदा है क्या? नहीं। कुछ बेचा है क्या? नहीं। ईयर एंड में आएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे और दोनों पे पूरे पूरे महीने का लगाएंगे, पूरे पूरे साल का लगाएंगे। तो ईयर एंड की डेट क्या है? 31 मार्च 2020। यहाँ लिखेंगे 31 मार्च 2020 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ए एंड बी। ए पे डेप्रिसिएशन कौन सी वैल्यू पे लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 50,000 है ना। हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो चाहे ईयर 1 हो, 2 हो, 10 हो, 11 हो, 100 हो,
हमेशा डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे ही कैलकुलेट होगा। सो यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 50,000 इंटू 10%, और पूरे साल का करना है तो मंथ्स का टेंशन नहीं है। बी पे किस पे कैलकुलेट होगा? 30,000। 30,000, ठीक है। क्यों? क्योंकि बी का जो वैल्यू है वो 30,000 है। और अब क्या 6 महीने का कैलकुलेट होगा? नहीं, पूरे साल का, क्योंकि ये वाला साल तो हमने पूरा यूज करा है। तो 30,000 इंटू 10/100। समझ में आया? अब जब मैं ये करता हूं ना तो कोई बच्चा बोलता है सर आपने तो बोला था फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन सेम होता है, ए में तो समझ में आ रहा है 5 5 5, यहाँ क्यों चेंज हो गया? आप झूठ बोलते हो। अरे दादा इस साल 6 महीने यूज करा इसलिए कम हुआ ना, इतना भी मैं बताऊंगा क्या? बड़े हो गए हो अब तुम। अरे ठीक है ना सर, होता है कभी कभी ऐसा, ठीक। सो ये हो गया। और कुछ बचा नहीं? चलो क्लोजिंग बैलेंस निकालें। 31 मार्च 2020 बाय बैलेंस सी बाय डी, ए एंड बी। अब ए में से मतलब अब आप 40 में से मैंने आपको क्या बताया, माइनस इसमें से करते हैं, कैलकुलेट ओरिजिनल कॉस्ट पे करते हैं बस, है ना? क्योंकि लास्ट ईयर था जब मैं डेप्रिसिएशन करवा रहा था तो मुझसे बच्चे एक बच्ची थी, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, वो मुझे बोलती सर 5,000 आपने 50,000 पे कैलकुलेट करा है, तो 50 में से 5 माइनस करके इधर 45 लिखो ना। अरे दादा कैलकुलेट ओरिजिनल कॉस्ट पर होता है, माइनस तो इसकी वैल्यू में से होगा ना, क्योंकि वैल्यू रिड्यूस हो गई है ना डेप्रिसिएशन के कारण। तो कैलकुलेट ओरिजिनल कॉस्ट पे होता है, लेकिन माइनस ओपनिंग बैलेंस में से होता है। सो 40,000 में से मैंने 5,000 माइनस करा, और इधर 28,000 इसकी साल की शुरुआत की वैल्यू थी, 3,000 का डेप्रिसिएशन लगाया, और अब आप अपना टोटल लगा देंगे। वही, बट टोटल शुड बी इन द सेम लाइन, एंड टोटल के नीचे डबल अंडरलाइन होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है गाइस, टोटल सेम लाइन में होना चाहिए, ठीक है? समझ में आया? सो इसको नोट करिए, क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो आपको बेटर पता चलेगा कि प्रेजेंटेशन कैसा होना है। तो अपनी कॉपी में लिखिए अभी, वैसे मैं आपको बोल देता बाद में नोट कर लेना, बट आप लिखिए अभी। सर हाँ जी, ये जो लास्ट आया है 1,43,500, हाँ इसमें 50,000 ऐड होगा ना? क्यों होगा बेटा? सर क्यों तीनों साल का है। हाँ, सर तीनों साल का वो टोटल है ना? अरे नहीं नहीं, तीनों साल का नहीं है बच्चे, ये ओनली 3rd ईयर का टोटल है। हर ईयर का इंडिविजुअल टोटल लगता है। ये जो टोटल है ना, जहां पर भी टोटल किया है, ये ईयर का इंडिविजुअल टोटल है, समझे? ये 50,000 ईयर 1 का टोटल है, ये सिर्फ ईयर 2 का टोटल है, ये सिर्फ ईयर 3 का टोटल है। सारे सालों का टोटल थोड़ा ना करते हैं अपन, ईयरली टोटल करते हैं, ठीक है? यस सर। सर डन। डन, ठीक है। सबका हो गया? बढ़िया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, यहाँ लिखता हूँ मैं आपके सामने। चलिए तो हम एक काम करते हैं, समरी बना लेते हैं, फिर आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा और मुझे ग्रुप में भेजिएगा फिर, ठीक है? समरी को समझ लेते हैं तो एक बार हमें क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आज दिव्या को भी ग्रुप में ऐड कर देंगे, आप जब भी आप क्वेश्चन करेंगे ग्रुप में अपना भेज देंगे मुझे। चलिए ओके, तो हम लोग टाइमलाइन बनाएंगे। हमें पता है हमारा ईयर कौन सा चलता है, अप्रैल टू मार्च चलता है कि जनवरी टू दिसंबर? ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन ऐसा भी आपको दिख जाएगा जहां ईयर एंड 31 दिसंबर पे हो रहा होगा, तो आपका ईयर फिर जनवरी टू दिसंबर स्टार्ट होगा। ये ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि वहां मंथ्स के कैलकुलेशन फिर अलग हो जाएंगे।
तो अभी तो अप्रैल से शुरू हो रहा है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन कौन से ईयर में किया है? 1 जुलाई को किया है 2017। पर जब आप टाइमलाइन बनाएंगे तो आप ईयर टू ईयर बनाएंगे, 1 अप्रैल 2017 से शुरू करेंगे। ठीक है, हम ईयर का बना रहे हैं। तो ये ख़त्म कब होगा? 31 मार्च 2018 पे। फिर नेक्स्ट ईयर ख़त्म कब होगा? 31 मार्च 2019 पे। और थर्ड ईयर ख़त्म कब होगा? 31 मार्च 2020 पे। तो हमारे ये 3 साल बन गए। ये ईयर 1, ये ईयर 2 और ये ईयर 3। 3 साल बन गए। अब हम इसके, ये टाइमलाइन बन गई। अब अपन पुट करेंगे कब क्या हुआ। तो पहला ट्रांजैक्शन कब करा आपने? 1 जुलाई। तो यहाँ लिखिए 1 जुलाई 2017। क्या करा है? परचेज करा है। इसको ए दे देंगे क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन में आगे जाके हम एक और मशीन व्हीकल खरीदने वाले हैं, परचेज है। फिर क्या करा है? ऑन 31 दिसंबर 2018। तो कब पड़ेगा? अब ये सेकेंड ईयर में पड़ेगा। 31 दिसंबर 2018 क्या करा? परचेज करा। बी, सेकेंड मशीन। फिर क्या करा? और कुछ नहीं करा। तो अब क्या करेंगे? हो गया सारा। अब क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन। एवरी ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो हम एक बार चेक कर लेंगे। 31 मार्च 2018 पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो हमारे पास ए मशीन है। लेकिन ए मशीन हमने कब खरीदी है? 1 जुलाई को। तो आपको जुलाई से मार्च ईयर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो जुलाई 1 है, जुलाई पूरा काउंट होगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। जब आप सेकेंड ईयर के एंड में आएंगे फिर डेप लगाएंगे। जब डेप लगाएंगे ए पे कितने मंथ्स का लगेगा? पूरे 12 महीने का। पूरे 12 महीने का। क्यों? क्योंकि ये तो पुरानी हो गई मशीन, तो इस साल तो पूरा यूज हुआ होगा। पिछले साल खरीदी थी, मतलब इस साल तो पूरा यूज होगा। और जो बी मशीन है वो कब खरीदी है? 31 दिसंबर को। तो दिसंबर काउंट नहीं होगा क्योंकि 31 दिसंबर है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने। तो बी पे 3 मंथ्स का लगाएंगे। फिर ईयर थर्ड में आएंगे, ईयर एंड पर। यहाँ पर भी हमारे पास 2 ही मशीन है क्योंकि कोई और खरीदी नहीं है। ए पुरानी हो गई तो 12 महीने की, और अब तो बी भी पुरानी हो गई पूरे 12 महीने का। ठीक है, ये हमारी टाइमलाइन बन गई। आप इसका क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे ग्रुप पे अपडेट करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर आज इतना ही करें। ये लिख लिया? सबने लिख लिया पूरा? क्या बोल रहा है बेटा? डेप्रिसिएशन कौन सा वाला है वो? ओके, मैंने मेथड नहीं लिखा। स्ट्रेट लाइन मेथड, अभी हम स्ट्रेट लाइन मेथड ही सीख रहे हैं तो हम स्ट्रेट लाइन मेथड पे लगेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही करें। मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री राम।